हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एडू जर्नी। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे टॉप 50 एमसीक्यू प्लांट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप एडू जर्नी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ या फिर इंक्रीज इन लेंथ इन प्लांट्स। तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ प्राइमरी ग्रोथ का मतलब यानी कि लेंथ में इंक्रीज होना। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, लेटरल, एपिकल, कॉर्क या फिर इंटरकैलरी। तो देखो इंटरकैलरी में तो पहले ही सेकेंडरी लिखा, तो सेकेंडरी ग्रोथ में ये काम आएगा। प्राइमरी ग्रोथ में हमारा एपिकल मेरिस्टेम काम आता है जो लेंथ को इंक्रीज करता है। सेकेंड है हमारा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट रूट। तो प्लांट रूट में आपने अगर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। तो प्लांट रूट के कौन से पार्ट में पाई जाती हैं ये पूछ रहे हैं, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस या फिर पेरिसाइकल। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इज लिविंग। देखो जाइलम में 4 एलिमेंट्स होते हैं और लिविंग कौन सा होता है ये पूछ रहे हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स या जाइलम पैरेन्काइमा। तो लिविंग वाला कौन सा होगा, जाइलम पैरेन्काइमा। और बाकी सारे वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स ये सारे के सारे जो है हमारे डेड ही होते हैं। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब कंपेनियन सेल्स के बारे में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से चीज़ से सबसे ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है, जाइलम वेसल्स, सीव ट्यूब्स, स्टोमेटा या फिर गार्ड सेल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीव ट्यूब्स, क्योंकि कंपेनियन सेल्स भी सीव ट्यूब्स यानी कि फ्लोएम में ही पाई जाती हैं। द टिश्यू दैट प्रोवाइड्स मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट ऑर्गन्स इज, यानी कि पौधे के अंगों को अधिकतम यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। तो टिश्यू के बारे में पूछ रहे हैं जो मैक्सिमम जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट ऑर्गन्स को प्रोवाइड करता है। तो 4 ऑप्शन है हमारे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर एरेन्काइमा। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है हमारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट ऑर्गन्स को। हार्डवुड यानी ड्यूरामेन डिफर्स फ्रॉम सैपवुड एल्बोनम एन, यानी कि जो हार्डवुड है वो सैपवुड से किस चीज़ में डिफरेंट होता है ये पूछ रहे हैं। It is sensitive to pest, it has dead and non-conducting elements, it is involved in water transport या फिर it is peripheral in position। तो आंसर क्या हो जाएगा, it has dead and non-conducting elements, यानी कि जो हार्डवुड है उसके पास dead और non-conducting elements होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज लैक, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के पास किसकी कमी होती है, क्या नहीं होता है, यानी काफ़ी कम मात्रा में होता है, काफ़ी कम अमाउंट में होता है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर स्पेसेस या सेल वॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस। अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये एक टिश्यू है, ये दूसरा होगा, यहीं पर अटैच तीसरा होगा, यहाँ पर चौथा होगा। तो इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि इनके बीच में स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। द इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज अ टाइप ऑफ। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम बता रहे हैं किस टाइप का है, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम या फिर डेड टिश्यू। तो ऊपर वाले ऑप्शन में इसका आंसर लिखा हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम। कोलेनकाइमा डिफर्स फ्रॉम स्क्लेरेन्काइमा इन हैविंग। तो कोलेनकाइमा जो है स्क्लेरेन्काइमा से अलग है किस में, यानी कोलेनकाइमा के पास ऐसा क्या है जो उसको स्क्लेरेन्काइमा से अलग बनाता है। लिविंग प्रोटोप्लाज्म, थिकन कॉर्नर्स विद सेलुलोज एंड पेक्टिन, बोथ ए एंड बी या फिर लिग्निफाइड वॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिविंग प्रोटोप्लाज्म एज वेल एज थिकन कॉर्नर्स विद सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो सी ऑप्शन। क्विसेंट सेंटर इज फाउंड इन, जो क्विसेंट सेंटर है, शांत केंद्र है, वो कहाँ पाया जाता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, कैम्बियम या फिर लीफ बेस। तो कहाँ पर पाया जाता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम में हमारा क्विसेंट सेंटर पाया जाता है। जाइलम इन एंजियोस्पर्म्स डज नॉट कंटेन, यानी कि एंजियोस्पर्म में जो जाइलम होता है वो क्या नहीं कंटेन करता, उसके पास क्या नहीं होता है, वेसल, ट्राइकीड्स, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या फिर जाइलम फाइबर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर यूनिक बिकॉज दे लाई, यानी कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास किस चीज़ की कमी होती है ये पूछ रहे हैं। सेल वॉल, न्यूक्लियस एज मैच्योरिटी या फिर साइटोप्लाज्म या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। In old trees,
द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, यानी कि पुराने ट्रीज में जो सेकेंडरी जाइलम का जो ग्रेटर पार्ट होता है वो डार्क ब्राउन होता है। ऐसा क्यों, यानी ऐसे किस चीज़ की डिपोजिशन होती है, कौन सी चीज़ वहाँ जमा हो जाती है जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम का कलर डार्क ब्राउन हो जाता है? तो टैनिस एंड रेजिन, सेलुलोज एंड पैक्टिन, लिपिड्स एंड प्रोटीन या फिर स्टार्च एंड शुगर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? टैनिन एंड रेजिन्स। फेलोजन एंड फेलम रिस्पेक्टिवली रेफर टू, यानी कि फेलोजन और फेलम ये दोनों क्या क्या हैं? कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, या फिर कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? फेलोजन हमारा कॉर्क कैम्बियम होता है, फेलम हमारा कॉर्क होता है। तो आंसर कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क। अब कहीं पे अगर रिस्पेक्टिवली लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि इस वाले का आपको पहले देख के बताना और इस वाले का बाद में देख के बताना, यानी पहले लिखा हुआ है तो उसका आंसर में भी उसका आंसर पहले लिखा होगा। द स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स इंक्लूडिंग स्टोमेटल पोर आर कौन से सेल्स, यानी जो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो स्टोमेटल पोर को इनक्लोज कर रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम इसमें ये पूछ रहे हैं। तो सब्सिडियरी सेल्स, गार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स या बुलिफॉर्म सेल्स। तो गार्ड सेल्स, आपने स्टोमेटा का डायग्राम देखा होगा, हमारे कुछ बीन शेप्ड कैसे गार्ड सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? स्टोमेटल पोर को अंदर इनक्लोज कर रहे होते हैं। रेडियल वस्कुलर बंडल्स आर टिपिकली फाउंड इन, यानी कि जो रेडियल वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किस में मिलते हैं? डाइकॉट स्टेम्स में, मोनोकॉट स्टेम्स में, रूट्स में या फिर लीव्स में, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? रूट्स में। हमारे जो रेडियल वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रूट में पाए जाते हैं। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन वस्कुलर बंडल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। अब आपको बताना है ये किन की प्रॉपर्टीज है, किन की कैरेक्टरिस्टिक है, डाइकॉट स्टेम की, मोनोकॉट स्टेम की, या डाइकॉट रूट की, या मोनोकॉट रूट की। तो कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है और ओपन वस्कुलर बंडल्स है, तो डाइकॉट स्टेम की ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब यहाँ पर आपका पार्ट 1 प्लांट टिश्यूज खत्म होता है। अब यहाँ से पार्ट 2 हम करें। तो पार्ट 2 है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट इज, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में हमारी लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होती है? तो ऑप्शन है हमारे स्ट्रोमा, थैलाकोइड मेम्ब्रेन यानी कि ग्रेना, आउटर मेम्ब्रेन या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं। तो पर लाइट रिएक्शन हमारी कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन यानी कि ग्रेना जो होते हैं, ऐसे आपने ये स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में देखा होगा, उसमें होती है। विच पिगमेंट एक्ट एज द रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिस्टम 2, यानी कि PS2। तो ऐसा फोटोसिस्टम PS2 में कौन सा वर्णक प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा पिगमेंट होता है? P700, P680, क्लोरोफिल बी या फिर कैरोटेनॉइड। तो आंसर क्या होगा इसका? P680। The primary acceptor of CO2 in C3 plants is, तो C3 प्लांट्स में पूछा जा रहा है कि CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा? PEP, RUBP, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड या फिर PGA। तो आंसर क्या हो जाएगा? RUBP। देखो C3 प्लांट्स में RUBP हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 होता है। वहीं अगर तुमसे C4 प्लांट्स में पूछ ले तो कौन होता है? PEP हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवेज, तो C4 पाथवे जो होता है हमारा उसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। उसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है? 3PGA, मैलिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड या फिर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड OAA जो है हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है C4 पाथवे का। फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का प्रकाश अपघटन किससे संबंधित है? फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, केल्विन साइकिल या फिर डार्क रिएक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिस्टम 2 से जो है ये एसोसिएटेड होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे ड्यू टू, तो स्टोमेटा जो होते हैं दिन के दौरान खुलते हैं, ऐसा क्यों होता है? इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू गार्ड सेल्स या फिर इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डिक्रीज इन टर्गर प्रेशर। तो किस वजह से जो स्टोमेटा होते हैं हमारे दिन में खुलते हैं? तो ये होता है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू दी गार्ड सेल, क्योंकि दिन में गार्ड सेल में काफ़ी पोटेशियम आयंस होते हैं, इनफ्लक्स होता है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन इन C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स में प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है?
तो पेप्केस, रिबुस्को, हेक्सोकाइनेस या फिर पायरुवेट काइनेस। तो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था CO2, RUBP, तो उससे ही रिलेटेड यहाँ पे एंजाइम होता है रिबुस्को। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उससे किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, ATP एंड NADPH2, ATP ओनली, NADPH2 ओनली या फिर ATP एंड ऑक्सीजन बोथ। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ATP ओनली। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन करती है। क्रांस एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो जो क्रांस एनाटॉमी होती है हमारी वो किस का फीचर है, C3 प्लांट्स का, C4 प्लांट्स का, CM प्लांट्स का या फिर ब्रायोफाइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांस एनाटॉमी पूछते हैं कि किस का फीचर होता है, कौन से प्लांट्स का फीचर होता है, तो ये हमारे C4 प्लांट्स का फीचर होता है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉर ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व्स, अब ATP सिंथेसिस के लिए जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट होता है, रिडक्शन ऑफ NADPH होता है या फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है सिर्फ। तो ये इसमें ऑप्शन क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अक्रॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ऐसा कौन सा कलर है इसमें जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड या फिर ऑरेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू एंड रेड। आपने अगर पढ़ा होगा तो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें साइंटिस्ट ने जब उस एक्सपेरिमेंट को किया तो उसमें ब्लू एंड रेड रीजन में काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी मिली थी, तो उससे ही पता चला था कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव लाइट होगी वो ब्लू एंड रेड होगी। The C4 plants are photosynthetically more efficient than C3 plants because, तो जो C4 plants होते हैं वो C3 plants से ज़्यादा efficient होते हैं, क्यों, दे lack photorespiration, they have higher water use efficiency या फिर both A and B या फिर they use cyclic photosynthesis exclusively। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक तो उनके फोटो रेस्पिरेशन की कमी होती है, दूसरी बात उनके पास हायर वाटर यूज़ की एफिशिएंसी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। CAM प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट बिकॉज, तो CAM प्लांट्स जो होते हैं वो अपने स्टोमेटा को रात में ओपन करते हैं, ऐसा क्यों, टू मिनिमाइज वाटर लॉस, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, टेम्परेचर इज लो या फिर लाइट रिएक्शन टेक प्लेस एट नाइट उन प्लांट्स में, मतलब। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वो अपने स्टोमेटा को रात में ही खोलते हैं। हाउ मेनी केल्विन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज या फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज का IUPAC ने हेक्सोज होगा। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए कितने केल्विन साइकिल हमको चलानी पड़ेंगी, ये पूछ रहे हैं, 2, 4, 6, 8। तो 6 साइकिल्स जब चलती हैं केल्विन साइकिल की तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमारा बनता है। फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द अपटेक ऑफ एंड रिलीज ऑफ रिस्पेक्टिवली, तो यानी कि फोटो रेस्पिरेशन किसका अपटेक करता है फिर किसका रिलीज करता है, रिस्पेक्टिवली लिखा, यानी कि जो पहले लिखे हैं वो अपटेक के लिए हैं और जो बाद में लिखे हैं वो रिलीज के लिए हैं। तो O2 एंड CO2, CO2 एंड O2, CO2 एंड H2 या फिर N2 एंड O2। आंसर क्या हो जाएगा, देखो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो अपटेक करता है O2 का और रिलीज करता है CO2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, A। अब यहाँ से हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है, प्लांट हार्मोन्स। तो अब हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। प्लांट हार्मोन इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, कौन से प्लांट हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड को जो है हम स्ट्रेस हार्मोन नाम से बोलते हैं। एपिकल डोमिनेंस सप्रेशन ऑफ लेटरल बर्ड्स इज प्राइमरली कॉज्ड बाय, यानी कि जो एपिकल डोमिनेंस होता है यानी कि लेटरल बर्ड्स का सप्रेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन या फिर साइटोकाइनिन। तो 4 हार्मोन्स हमारे दिए हैं, आंसर क्या हो जाएगा, B, ऑक्सिन। विच हार्मोन इज गैसियस इन नेचर एंड प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो नेचर में गैसियस होगा और फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है, तो एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग, तो फ्रूट राइपनिंग फंक्शन से याद रखना है कि कौन सा हार्मोन होगा। फ्रूट राइपनिंग हमारा इथाइलिन के फंक्शन में आता है, अगर आपने इथाइलिन के फंक्शंस पढ़े होंगे तो इसलिए आपको सारे हार्मोन्स के फंक्शंस याद होने चाहिए। बोल्टिंग यानी कि इंटरनोड इलोंगेशन जो होता है फ्लावरिंग से पहले, वो किस हार्मोन्स के द्वारा हो सकता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन या फिर एब्सिसिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन। देखो साइटोकाइन तो सेल डिवीजन कराता है मेनली, और
एब्सिसिक एसिड तो होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा इलॉन्गेशन और ग्रोथ में एब्सिसिक एसिड इतना नहीं काम आता। तो ऑक्सिन या जिब्रेलिन में होगा, और इंटरनोड इलॉन्गेशन किससे होगा? जिब्रेलिन से। डिलेइंग सेनेसेंस एजिंग इन लीव्स इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ, यानी कि लीव्स जल्दी बूढ़ी ना हो भाई, इसलिए कोई हार्मोन जो है ये काम करता है। तो वो किसका प्राइमरी फंक्शन है? तो ये प्राइमरी फंक्शन किसका होगा? साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीजन। तो ये 4 ऑप्शन में से किसका ये फंक्शन होगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का फंक्शन होता है कि वो सीनेसेंस को डिले करता है। तो ये क्या हो गया? उसका दूसरा फंक्शन हो गया। और पहला फंक्शन एक क्या होता है कि सेल डिवीजन। देखो साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब सेल और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, तो सेल डिवीजन। नेचुरल ऑक्सीजन फाउंड इन प्लांट इज, तो जो नेचुरल ऑक्सीजन पाया जाता है प्लांट्स में, उस ऑक्सीजन का नाम इस पे पूछ रहे हैं। IBA, NAA, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड या फिर 2,4-D। तो नेचुरल ऑक्सीजन का नाम पूछ रहे हैं इसमें, आंसर हो जाएगा IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सीड डॉर्मेंसी इज ब्रोकन और जर्मिनेशन इज स्टिमुलेटेड बाय, तो जो सीड डॉर्मेंसी होती है वो ब्रोकन होती है और जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन कौन कराता है? ABA, जिब्रेलिन, इथाइलिन या फिर इंडोल कंपाउंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन अगेन। विच हार्मोन्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन स्पेसिफिकली डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है और उसको काइनेटिन भी बोलते हैं? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेल डिवीजन नाम सुनते ही आपके मन में वो आंसर आ जाना चाहिए। अगर आ गया है तो कमेंट कर दो, हो जाएगा साइटोकाइनिन। द बकैन फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ विच प्लांट हार्मोन, तो जो बकैन फुलिश सीडलिंग हमारी डिजीज थी राइस की, उसकी वजह से एक प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी हो गई थी। तो उस प्लांट हार्मोन का नाम पूछ रहे हैं। उस प्लांट हार्मोन का नाम क्या था? जिब्रेलिन। Which hormone inhibits seed germination and promotes closure of stomata under water stress? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है यानी कि रोकता है और स्टोमेटा के क्लोजर को प्रमोट करता है अंडर वाटर स्ट्रेस? तो ऐसा कौन सा हमारा हार्मोन है? जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन या फिर इथाइलिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। ट्रिपल रिस्पॉन्स, हॉरिजेंटल ग्रोथ, एपिकल हुक, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस इज अ बायोएसिव फॉर, तो जो ट्रिपल रिस्पॉन्स है हमारा वो बायोएसिड किसके लिए है? इथाइलिन, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन या फिर साइटोकाइनिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? इथाइलिन। ये ट्रिपल रिस्पॉन्स, ये तीनों चीज़ें इथाइलिन के फंक्शन में आएंगी। सिंथेटिक ऑक्सीजन कॉमनली यूज्ड एज अ वीडीसाइड टू किल ब्रॉड लीव्ड वीड्स, तो जो सिंथेटिक ऑक्सीजन का नाम पूछ रहे हैं जो कॉमनली हम वीडीसाइड की तरह जिसे यूज़ करते हैं हमारे ब्रॉड लीव्ड वीड्स को किल करने के लिए, तो उस सिंथेटिक ऑक्सीजन का नाम पूछ रहे हैं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे? IAA, IBA, 2,4-D या फिर ABA। तो इसका आंसर हो जाएगा 2,4-D। इसको हम वीडीसाइड की तरह यूज़ करते हैं ब्रॉड लीव्ड वीड्स को किल करने के लिए। The movement of plant parts is in response to light is mediated by the redistribution of, तो प्रकाश के जवाब में पौधों के अंगों की गति किसके पुनर्वितरण से होती है? तो जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर इथाइलिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। इसमें कुछ एडवांस इंटीग्रेटेड आपके MCQs है, 5 ही क्वेश्चन है तो उसको कर लेते हैं। Which of the following is correct regarding transport in xylem and phloem? तो xylem and phloem के ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो कौन सा करेक्ट है? तो xylem is unidirectional, phloem is bidirectional, both are bidirectional, xylem is bidirectional and phloem is unidirectional या फिर both are unidirectional। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो xylem यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि वो सिर्फ अपवर्ड ट्रांसफर करता है, और phloem बायडायरेक्शनल होता है क्योंकि वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ से ट्रांसफर कर सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि H+ इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन, व्हाट डज इट इंडिकेट? अगर मान लो क्लोरोप्लास्ट के लिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन के हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है थाइलाकॉइड ल्यूमेन में, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि लाइट रिएक्शन एक्टिव है, कि ATP सिंथेसाइज हो रही है, या फिर दोनों इंडिकेट कर रहा है, या फिर केल्विन साइकिल स्टॉप हो गई है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये पूछ रहे हैं इसमें। तो एक तो इंडिकेट करेगा कि लाइट रिएक्शन एक्टिव है, दूसरा इंडिकेट करेगा कि ATP सिंथेसाइज हो रही है, यानी कि बोथ A and B विल बी द ऑप्शन। विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज एसेंशियल फॉर टिश्यू कल्चर? कैलस टू शूट एंड रूट। देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब प्लांट हार्मोन्स ही होता है,
तो कौन से प्लांट हार्मोन के कॉम्बिनेशन जो है टिश्यू कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है? ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, इथालिन एंड एब्सिसिक एसिड या फिर जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। A mutant plant lacks the ability to synthesize functional ribosco, which process will be primarily affected first। देखो एक म्यूटेंट प्लांट है जिसके अंदर अब वो रिबोस्को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, उसकी कमी हो गई है। तो कौन सी प्रोसेस जो है सबसे पहले अफेक्टेड होगी अगर रिबोस्को एंजाइम कम मात्रा में प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है? तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, CO2 फिक्सेशन इन केल्विन साइकिल, फोटो फॉस्फोराइलेशन या फिर एस्ट्रोमेटल ओपनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? CO2 फिक्सेशन जो है केल्विन साइकिल में सबसे पहले अफेक्टेड होगा। Which anatomical feature is typical for C4 monocots like maize sugarcane? तो C4 monocots हैं जैसे कि मेज हो गया, शुगरकेन हो गया, तो कौन सा ऐसा एनाटॉमिकल फीचर जो बहुत टिपिकल है? बंडल शीथ सेल का एब्सेंस होना, क्रैंस एनाटॉमी विद डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, या मेसोफिल सेल्स लैकिंग क्लोरोप्लास्ट, या फिर यूनिफॉर्म क्लोरोप्लास्ट इन ऑल सेल्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रैंस एनाटॉमी। देखो C4 में तो यूनिक फीचर यही है, क्रैंस एनाटॉमी। तो क्रैंस एनाटॉमी विद डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तो ये थे आपके टॉप 50 MCQ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।